अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको जो खबरें देंगे, एक तो यह है कि क्या 26 अक्टूबर को यानी कि आज से 2 दिन बाद मियां नवाज शरीफ बिल आखिर अल अज़ीज़िया रेफरेंस में भी और एवन फील्ड में भी क्या उनकी सज़ाएं कालेदम होने जा रही हैं, ये आपको एक तो बताएंगे। दूसरा, हम आपको बताएंगे कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस काजी फायज ईसा, पीटीआई उनको क्यों ट्रोल कर रही है, क्यों टारगेट कर रही है जस्टिस काजी फायज ईसा को, ज़रा ये भी आपको बताएंगे। और तीसरा, ज़रा हमाद अजहर साहब आज कुछ फरमा रहे थे तो उस पर भी बात करेंगे। तो देखिए, यही हमाद अजहर साहब से स्टार्ट लेते हैं। हमाद अजहर साहब कह रहे थे कि जी, ये जिस अंदाज में उनका इशारा मियां नवाज शरीफ साहब को मिलने वाले प्रोटोकॉल की तरफ था कि इमरान खान ने, जिसे कहते हैं ना, ये निज़ाम नंगा कर दिया। ठीक भाई, पहली बात यह है कि क्या ये निज़ाम उस वक्त नंगा नहीं था जब खान साहब को बगैर बायोमेट्रिक के भी वो मीना बाजार लगा हुआ था जमानतों का। दर्जनों केसों में एक ही समात में जमानतें मिल रही थी। खान साहब अदालत में पेश नहीं होते थे, 2-2 दिन आते नहीं थे। जजेस दिन में 8-8 दफ़ा समात मौखर करते थे कि अच्छा सुबह 10 बजे आ जाए, अच्छा नहीं 10 बजे नहीं आए 11 बजे आ जाए, अच्छा 11 बजे नहीं आ रहे 12 बजे आ जाए, अच्छा 12 बजे नहीं आ रहे 1 बजे आ रहे। शाम 6-6 बजे तक जजेस बैठ कर राहें तकते थे लाहौर हाई कोर्ट के इमरान खान साहब के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बगैर बायोमेट्रिक उनकी जमानतें दायर हो जाती थी। तब ये निज़ाम क्या था? माजरत के साथ हमाद अजहर साहब, ये निज़ाम नंगा 2016 में हो गया था, बल्कि उससे बहुत पहले ही नंगा है। 2016 में इसने अपने बचे खुचे कपड़े उतारे थे इस निज़ाम ने। जिस तरह से एक पनामा केस का एक ट्रायल चला के एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई किया गया, ठीक है, जिस तरह से एक निगरान जज मुकर्रर करके और वहाँ पर आईएसआई के कर्नल जा जाके जजेस के चैम्बरों से निकलते रहे, उससे ज़्यादा निज़ाम ने क्या नंगा होना था। ठीक है, जिस तरह से महकमा ज़राअत के लोग, यानी कि आईएसआई के लोग, थप्पड़ मार मार के नून लीग के उम्मीदवारों से टिकट सरेंडर करवाते रहे मुल्तान में, बहावलपुर में, डेरा गाजी खान में, निज़ाम तो तब भी नंगा था। ठीक है, जिस तरह से आपको लाने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, पूरा 2018 का इलेक्शन रिग किया गया, निज़ाम तो तब भी नंगा था। लेकिन मसला यह है कि उस नंगे निज़ाम के साथ निकाह पर आप राज़ी थे और बैंड बाजा बारात के साथ आप लोगों को लाया गया उस नंगे निज़ाम में, लेकिन आप लोगों को सब कबूल था। आप लोग बड़ी फ़ख्र से कहते थे हम और फौज सेम पेज पर हैं, हमारा कोई मुतबादिल ही नहीं है, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। इतनी रौनक से बात करते थे। मैंने कभी किसी पॉलिटिशियन में इतनी रौनक नहीं देखी जितनी मैंने पीटीआई के लोगों में वज़रा बनने के बाद रौनक देखी। ठीक है, हम सब ये कुछ देख रहे थे, लेकिन वो हम आपको कह रहे थे कि आप धांधली से आए हैं, आप एक इलेक्शन चोरी करके आए हैं, एक थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को फ्रिवलेस केसेस में लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई किया गया, हम सब कुछ कह रहे थे। पूरी खलकत कह रही थी कि ये निज़ाम भी नंगा है और इस निज़ाम के ज़रिए लाया गया बादशाह भी नंगा है। लेकिन आप उस वक्त, हम लोग जो ये कहते थे, तनकीद करते थे, हमें आप लिफाफा कहते थे, हमें आप फॉरेन एजेंट कहते थे, हमें गद्दार कहते थे, हम पे हमले करवाते थे। ट्रोल्स की पूरी ब्रिगेड थी जो सुबह दोपहर शाम नंगी गालियों का एक बाजार गर्म रखती थी हम लोगों पर। ख़वातीन सहाफ़ियों को भी नहीं छोड़ती थी, क्या बेनज़ीर शाह हो तो क्या महमल सरफराज हो तो क्या सना बुच्चा हो तो क्या आसमा शराजी हो तो क्या अंबर शमसी हो। लाइक यू कैन नेम एनी फीमेल जर्नलिस्ट जिनके खिलाफ इंतहाई गलीज किस्म के ट्रेंड न चलाए हों पीटीआई के ट्रोल्स ने। नेम एनी फीमेल पॉलिटिशियन नून और पीपल्स पार्टी की जिनके खिलाफ इन्होंने गंदे रवाया ट्रोल
ट्रोलिंग ना की हो। तो ये सब कुछ निज़ाम तो तब भी नंगा था, लेकिन आप उस नंगे निज़ाम के साथ खुद भी नंगे खड़े होकर तालियां बजा रहे थे और खुशी का इजहार कर रहे थे, हाँ हम नंगे हैं, हम तुम्हें गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, हम ये सब बदमाशी कर रहे हैं और हम ये सब फौज के कंधों पर बैठ के कर रहे हैं। तो आज अगर आपको भी निज़ाम नंगा नजर आने लग गया है तो बराए मेहरबानी कम से कम माजी पर एक एहसास नदामत का ट्वीट ही कर दीजिए, कहिए हम गलत तरफ खड़े थे, गलत रास्ते से आए थे, ताकि हमें कुछ तो फील हो कि आपने एक अजाला किया है जो कुछ आपने किया। अजाला फिर भी नहीं हो सकता, लेकिन चले हम कहेंगे कि हम माफ़ करने को तैयार हैं यार, उन्होंने मान लिया उनकी गलती थी, अब वो शायद एक सिंसियर स्टार्ट लेंगे मुस्तकबिल का, लेकिन आप अभी भी नहीं कर रहे। अभी तक भी इमरान खान साहब क्या कहते रहे, मैं सियासतदानों से बात नहीं करूंगा, मैं फौज से बात करूंगा। वो आरिफ अलवी के लिए जनरल बाजवा को जाके सेफ हाउसेज में मुलाकातें करते रहे जब उस वक्त वो आर्मी चीफ थे, बाहर उनको जानवर कहते थे, मीर जाफर कहते थे, और सेफ हाउसेज में जाकर उनकी मिन्नतें करते थे कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराओ। क्या वो निज़ाम नंगा करने की नहीं थी? सब कुछ कर लेते ना यार सियासतदानों से मुज़ाकरात। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मैं इनको डेट दे रहा हूँ, ये शामुद कुरैशी और वो फवाद चौधरी सब सामने खड़े थे, उन्होंने कहा मैं इनको डेट दे रहा हूँ, ये डेट ले नहीं रहे हमसे, और उनको पता होना चाहिए कि आज अगर हमसे डेट ले लें इलेक्शन की तो ले लें, वरना हमारे बाद आने वालों से कोई भी डेट नहीं ले सकेगा, और अब कोई नहीं डेट ले पा रहा, और सारे आपकी क़यादत जेलों में पड़ी है या आप लोग छुपे बैठे हैं। तो निज़ाम नंगा है, अभी भी है। मैं नहीं कह रहा कि अभी की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं पारसाओं की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, वो वही कर रही है जो पिछली मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी, लेकिन आप इस एस्टेब्लिशमेंट को अगर गलत समझते हैं तो पिछली एस्टेब्लिशमेंट का जो आप बेनिफिट लेते रहे हैं उसका तो इतराफ़ कीजिए, उस पर तो कौम से माफ़ी मांगिए। जो खिलवाड़ आप लोगों ने मुल्क के साथ किया, आज माशी तौर पर हम एक ऐसी दलदल में पड़े हैं जिसमें मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क को कोई निकाल सकता है। तो आप आके बैठ के भाषण देने लग जाते हैं आप लोग, और फिर अब आप देखिए चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, ठीक है, अब वो अभी उनको 1.5 माह भी नहीं हुआ चीफ जस्टिस बने हुए, अब मुश्किल 1 माह हुआ है, ठीक है। एक केस उन्होंने अभी तक पीटीआई का टेकअप नहीं किया, एक पीटीआई की अपील कोई उनके आगे नहीं आई, ठीक है। इंतहाई शफाफियत से वो जो प्रो पीटीआई जजेस हैं उनको भी कमेटी में साथ बिठा के वो बेंचेस बना रहे हैं, केसेस फिक्स कर रहे हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि ये केस उन्होंने बदनीति की बुनियाद पे फिक्स किया है, या ये बेंच उन्होंने अपने धड़े का बनाया और दूसरे धड़े के बेंचों जजेस को उस बेंच में अकलियत में रखा है। कोई उन पर ये उंगली नहीं उठा सकता, ठीक है। जिन चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब के कंधों पर चढ़ के पूरी पीटीआई नाच रही थी, उन्होंने आखिरी 1.5 माह मिलिट्री कोर्ट्स का केस ही नहीं लगाया, ठीक है। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने लगाया और एक दिन में फैसला होकर पूरी की पूरी मिलिट्री कोर्ट्स कालेदम होगी। इतना बड़ा रिलीफ पीटीआई को मिला। और चीफ जस्टिस काजी फैसल ने यह भी नहीं किया कि जजेस बदल देते या बेंच तब्दील कर देते, ठीक है, कि केस के असर समात शुरू थी, ठीक है। इतना बड़ा आपको रिलीफ मिला, और उस वक्त मिला जब चीफ जस्टिस काजी फैसल हैं, उस वक्त नहीं मिला जब आपका अपना चीफ जस्टिस उमर बंदयाल था। बैठ के बेशर्मी से ट्रोल करते हैं दिन रात उनको। वो एक वो है इधर ही, वो खुद को लिखता था सुपर प्रोड्यूसर, हालांकि असल में वो जिस अंदाज की ख़वातीन की जो वो ट्रांसपोर्टेशन करता है वो सारे जानते हैं इस पूरी मीडिया इंडस्ट्री में कि वो क्या है असल में। मतलब इतना इंसान नीच ना हो जितना वो है, जिस नस्ल का वो है, ठीक है। खुदा दुश्मन को भी ये काम ना लगवाए जो वो करता है, और उसके बदले में नौकरियां लेके बैठा होता है, तरक्कियां भी पाता है, क्योंकि जिस चैनल में जाता है वहाँ पर मैनेजमेंट को भी ये कुछ सप्लाई करने लग जाता है, ठीक है। अब वो भी बैठ के वो क्या पता नहीं जलील राजा के क्या है वो लगा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फैसल को ट्रोल करने, उसके पीछे पूरी एक ब्रिगेड लगी हुई है। वो लाहौर से आज अजहर मिशवानी ने एक झूठा ट्वीट किया हुआ कि जी अगर उमर अयूब का दादा अयूब खान था
तो वो क्या नाम है, काजी फ़ाइज़ ईसा के जो वालिद थे ईसा साहब, वो भी उनके साथ थे, अयूब खान के साथ। इतना बड़ा झूठ। और भाई वो कायद आज़म के सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद साथी थे बलूचिस्तान से, और फातिमा जिन्ना की कैंपेन करते थे। लेकिन ये झूठे फैला के लगे हुए हैं सारे, ठीक है। कोई शर्म नहीं आ रही आप लोगों को? आप लोगों ने उस शख्स के खिलाफ एक रेफरेंस झूठा दायर किया, उनकी अहलिया को, उनकी बेटी को आपने कोर्ट्स में, एफबीआर में घसीटा। वो कभी मीडिया पे नहीं आए थे, उनके अहले खाना। आप लोगों ने तस्वीरें बना बना के उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाए ट्विटर पे, एक गालियों की बौछार की, वो उनकी टांग में प्लेटें पड़ी हुई थी, इस पर ट्रेंड बनाते रहे, छड़ी पकड़ के क्यों चलती है। इस हद तक आप लोग इंसानियत से भी नीचे जाके गिरे उनको और उनके अहले खाना को ट्रोल करने के लिए। आज किस मुंह से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा से रिलीफ मांगते हैं? कोई चीज़ ट्वीट करे तो नीचे आके लिखने लगते हैं, बताओ ना अब काजी फ़ाइज़ ईसा को ये हो रहा है। आप लोग किस मुंह से ये बात कहते हैं? किस मुंह से कहते हैं? क्या नहीं किया आप लोगों ने उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ? कुछ शर्म होती है, कोई थोड़ी ग्रेस होती है जो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन लगे हुए हैं बेशर्मों की तरह। और सबसे बड़ी इसमें जो चीज़ है पीटीआई के लिए, जो इनको सबक आगे भी मिल रहा है, और ये इतने बेशर्म है फिर भी नहीं सीख रहे, कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने की जब रेस में आए, इमरान खान साहब ने उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने की पूरी कोशिश की। ये ऑप्शंस दिए कि जनरल बाजवा को एक और एक्सटेंशन दे दो। जो सहाफ़ियों से मुलाकातें करते थे उनमें खुलेआम कहते थे कि जनरल आसिम मुनीर के अलावा मुझे हर कोई आर्मी चीफ कबूल है। लॉन्ग मार्च किया उनको आर्मी चीफ से बनने से रोकने के लिए, सब कुछ करके देखा, उनको आर्मी चीफ बनने से रोकने की पूरी कोशिश की, नहीं रोक सके। फिर जब वो बन गए तब भी बंदा होता है ना कि मैंने गलती करी, तो थोड़ा बंदा सहम के बैठे थे, बोला यार ये तो बन नहीं गया, चलो अब चुप कर जाओ, अब कुछ नहीं बोलना। उसके बावजूद थ्रू आउट विद इन द इंस्टीट्यूशन कू करवाने की कोशिश करते रहे, जो करते करते 9 मई तक बात पहुंची, ठीक है। और फिर बंदूक तो उन्हीं के पास है ना, उन्होंने अब चूड़ियां चढ़ानी शुरू की हुई हैं, तो अब चीखें निकल रही हैं। क्या जरूरत थी दुश्मन बनाने की उनको? अब यही हाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनको इस तरह ट्रोल करने आप लग गए हैं। फिर कल को वो भी आप लोगों की चूड़ियां चढ़ाएगा, तो फिर इधर उधर उछलना, फुदकना। हालांकि ये तो सोचें कि भाई हम कर रहे जी क्यों हैं उस शख्स के साथ? अभी तो वो आके मसनद पर बैठा है, उस मसनद पर बैठा है जिस पर बैठने से रोकने की हमने पूरी कोशिश की थी इनको, लेकिन वो आ बैठा है। तो अब भी चुप कर दें, अपने माजी पर नादम हो जाएं, शर्मिंदा हो जाएं, छोड़ दें? नहीं, लगे में फिर लीजिएगा मजा फिर आने वाले महीनों में। अब जरा इससे आगे आते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब आज वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट भी गए और इधर भी आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में तो जो जज बशीर साहब थे वो बड़े एक्साइटेड हुए मियां नवाज शरीफ साहब को देख के। उन्होंने कहा कि जी कहाँ पर हैं, दिखाएं। मियां नवाज शरीफ साहब का उनको चेहरा नज़र आया तो उन्होंने कहा बस ठीक है, अब आप इनको ले लें। तो फिर वो चैम्बर में चले गए, मियां नवाज शरीफ साहब की हाज़िरी लग गई, वो चले गए वहाँ से। उसके बाद उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब का जो वो था स्टेटस इश्तिहारी का तोशाखाना केस में वो ख़त्म किया, और नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं, हम नहीं चाहते मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करना। अब क्योंकि उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया, तब आप उनके वारंट ख़त्म कर दें। तो जो मियां नवाज शरीफ साहब के गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए थे नैब की रिक्वेस्ट पर, वो ख़त्म हो गए और उनका इश्तिहारी का स्टेटस भी ख़त्म हो गया। फिर वो पहुँचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उधर भी भरपूर प्रोटोकॉल था। पहले बम डिस्पोजल स्क्वाड ने पूरी हाई कोर्ट की कोर्ट रूम नंबर 1 का जायज़ा लिया, ठीक है। फिर उसके बाद स्पेशल पासेस जारी हुए थे वकला को और सहाफ़ियों को जो अंदर जा सकते थे, और कोई एक्स्ट्रा आदमी नहीं जा सकता था। नून लीग के भी लोगों को पासेस जारी हुए थे, तो वही गए अंदर। और उसके बाद जजेस साहब आए, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल ये 2 रुकनी डिवीज़न बेंच था। तो उसमें फिर अगेन उन्होंने पूछा मियां साहब के बारे में नैब से कि ये इन्होंने दरखास्तें
दी हैं कि इनकी जो अपीलें हैं ये सज़ाएँ कालेदम करार देने की, ये बहाल की जाएँ। तो नैब ने कहा जी कि और उन्होंने नैब से पूछा कि क्या आप मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपके सजा याफ्ता हैं और जेल से ही बैरून मुल्क गए थे। तो नैब के प्रोसिक्यूटर ने कहा कि नहीं, हमें मियां नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं है, हम नहीं गिरफ्तार करना चाहते हैं। इस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि फिर पहले रेफरेंस बनाया क्यों था, अगर आज आपने यही कहना था, ठीक है, तो ये सब कुछ क्यों किया आपने। तो नैब के पास कोई जवाब नहीं था। इस पर जो जस्टिस चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक, उन्होंने बड़े मानी खेज रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर तो नैब ने यही करना है तो अब फिर हम अपीलों को आज ही डिसाइड कर देते हैं, आज ही फैसला सुना देते हैं, ठीक है, ताकि वक्त ही ना ज़ाया हो। फिर उन्होंने फॉर्मेलिटी के लिए नैब को 26 अक्टूबर का नोटिस कर दिया कि नैब आए 26 अक्टूबर को शरीफ फैमिली से। उन्होंने कहा कि हम ये जवाब मांगेंगे कि ये हमें एक, जिसे कहते हैं ना, वो जस्टिफाइड जवाब दें कि क्यों मियाँ साहब 4 साल नहीं पेश हुए अदालतों के सामने, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। और नैब से जवाब मांगा कि क्या आप अल अजीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस में मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ सज़ाओं को बरकरार रखना चाहते हैं। तो अब जो नैब के तेवर हैं वो यकीनन आके यही लग रहा है कि वो आएंगे और वाकई कहेंगे कि हमने नहीं सज़ाओं को बरकरार रखना, हम नहीं समझते कि इन सज़ाओं में ये रेफरेंस में शवाहिद दुरुस्त थे और हमने रेफरेंस दुरुस्त दायर किया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर पे इन्होंने दायर किया हुआ है। तो जब वो कहेंगे तो उसी वक्त मियां नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और इस वक्त नून लीग के ताहयात कायद हैं, वो उस वक्त बरी हो जाएंगे और उनके खिलाफ जो दोनों रेफरेंसेस हैं उनमें उनको सज़ाएँ और फैसले कालेदम करार दे दिए जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। नो डाउट ये फ्रिवलेस केसेस थे एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकालने के लिए, लेकिन जिस अंदाज में अब ये नैब और ये सब कुछ चल रहा है, टोपी ड्रामा, ये भी बड़ा मज़ का खेल सा है कि यार मुल्क के निज़ाम के साथ किस तरह खिलवाड़ किया जाता है और फिर उसको अनडू करने के लिए एक और खिलवाड़ किया जाता है। तो ये सब कुछ है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे फील हुई वो बड़े बुरे ऑप्टिक्स हैं। वो ये है कि आज अंदलीब अब्बास साहिबा ने ज्वाइन की है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, ठीक है। जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, जो पाकिस्तानी सियासत का ऐसा आलू है कि वो हर हंडिया में फिट बैठ जाते हैं, चाहे उनको मुशर्रफ की काफ लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, पीटीआई थी, वो हर एक में फिट बैठ जाती है और अब इस्तेकाम पाकिस्तान में भी फिट बैठी हुई। तो उनके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन अब देखिए सबको पता है कि वो क्यों अंडरग्राउंड रही, और अब अगर उन्होंने मंजर आम पर आई हैं तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर में उनको क्यों मंजर आम पर आना पड़ा, क्योंकि उनको पता था कहीं और मंजर आम पर आती तो वो कहीं और जाती हैं। और दूसरी तरफ एक सियासतदान हैं जो मुल्क में आए हैं 4 साल बाद और उनको हर अदालत में प्रोटोकॉल मिल रहा है, और एक जमात है जिनके लोग एक जेल से निकलते हैं एक मुकदमे में ज़मानत लेके तो दूसरे मुकदमे में उठा लिए जाते हैं। ये ऑप्टिक्स बहुत बुरे हैं मुल्क के लिए, मुल्क के निज़ाम के लिए, आलमी सतह पर। इस मुल्क में ये इधर पूरी एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, हर दुनिया का सफारत खाना है। वो अपने मुल्कों को, अपने दफ्तर खारजा को, अपनी हुकूमतों को केबल्स भेजते होंगे कि इस मुल्क में ये देखो बनाना निज़ाम तो कुछ भी नहीं, असल तो ये बनाना निज़ाम से भी एक नेक्स्ट लेवल का एक भूंडा निज़ाम चल रहा है। तो क्या मुल्क कायम रह रहा है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।